ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 2 पार्ट 5। विश्व के कोने कोने में फैली हुई भारतीय सभ्यता। पुराण साहित्य पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि विश्वामित्र के पतित पुत्रों को देश निकाल मिला तो वे ऑस्ट्रेलिया चले गए और उस देश को नए सिरे से बसाया। इस प्रकार तृणबिंदु राजकुमार के भी उस देश में जा बसने का विवरण मिलता है। ऋषि पुलस्त्य भी उस देश में धर्म स्थापना के लिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियां अभी तक जो भाषा बोलती हैं उनमें भारतीय, कौल, भील, संथाल एवं द्रविड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य है। इन लोगों में भारत जैसी वर्ण व्यवस्था एवं जाति पाति की ऊंच नीच की मान्यता अभी भी प्रचलित है। शब्द भेदी बाण का एक प्रकार इन आदिवासियों का बूमरैंग अस्त्र है जो निशाना भेद कर वापस लौट आता है। पुनर्जन्म के संबंध में इन लोगों की भारत जैसी ही मान्यता है। अमेरिका को भारतीय इतिहास पुराणों में पाताल लोक में कहा गया है और वहां नागराज के शासन की चर्चा की गई है। अब भी उस देश में प्राप्त प्रतिमाओं और अवशेषों में नाग देवताओं की आकृतियां मिलती हैं। यह नाग भारत की एक जाति थी। नागालैंड इन्हीं लोगों का क्षेत्र था। यह जाति आसाम से लेकर मध्य भारत तक फैली हुई थी। नागपुर आदि नगर आजकल जहां है वहां नागवंशी लोग ही रहते थे। अब भी नाग गोत्र वालों की संख्या अन्य गोत्र वालों की जितनी ही है। यही लोग आगे बढ़कर अमेरिका पहुंचे थे। भारत की नाग पूजा प्रख्यात है। अनंत वासुकी वासुदेव के नाम से सर्प पूजा का देवाराधन में महत्वपूर्ण स्थान है। नाग पंचमी तो नाग पूजा का विशेष पूजन पर्व है। संभवतः सर्प पूजक होने के कारण उन्हें भी नाग कहा जाने लगा है। उस वर्ग के अमेरिका पहुंचने के प्रमाणों की कमी नहीं है। रावण के भाई आही रावण का पाताल लोक में निवास वाल्मीकि रामायण से सिद्ध है। दोनों भाइयों में समय समय पर कई प्रकार के आदान प्रदान होते रहते थे। अन्य असुर भी परिस्थितिवश पाताल लोक गए और बसे हैं। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है जिसका अर्थ होता है, देवी ने जब शुंभ निशुंभ को मार डाला तो बचे खुचे असुर भागकर पाताल लोक चले गए। अमरकोश में पाताल लोक के कई नाम गिनाए गए हैं। पाताल, रसातल, बलिगृह, नागलोक, कुहूर, वीवर आदि शब्द एक ही अमेरिका देश के बोधक हैं।
दक्षिण अमेरिका के बोलिविया नगर के समीप खुदाई करके पुरातत्व विभाग ने जो अवशेष प्राप्त किए हैं उनसे उस क्षेत्र पर सूर्यवंशी इनका राजाओं के शासन का प्रमाण मिलता है। कुछ ऐसे भी आधार हैं जो प्राचीन काल में इस देश पर राजा बलि का राज्य होने की साक्षी देते हैं। मैक्सिको (अमेरिका) के आदि निवासियों की एक जाति अपाच्य हैं। अपाच्यों के बारे में ऐतरेय ब्राह्मण के रुद्र महाअभिषेक प्रकरण में वर्णन आता है। इस वर्णन में पश्चिम दिशा के सुदूर देश में उपाच्यम एवं नित्यम लोगों के निवास की चर्चा है। महाभारत में उद्दालक ऋषि के पाताल जाने का वर्णन है। महाभारत में पाताल नरेश अपनी सेना समेत लड़ने आए थे। अर्जुन की पत्नी उलूपी अमेरिका से ही विवाह होकर भारत आई थी। सम्राट चंद्रगुप्त को यूनान के सिल्यूक्स की बेटी विवाहित थी। मेवाड़ के राजा गोह की पत्नी ईरान के राजा नौशेरवा की पौत्री थी। भारत से मग नामक एक पराक्रमी जाति मंगोलिया में जाकर बसी। उसने अपने वंश के नाम पर उस देश का नामकरण मंगोलिया किया। इन लोगों को दूसरा नाम शक था और उस देश का शाक द्वीप भी कहा जाता था। मग और शक एक ही वंश के दो नाम थे। साम्व पुराण अध्याय 25 में इन लोगों के संबंध में विवरण प्राप्त होता है। लवण सागर से आए क्षीर सागर से धीराशाक द्वीप हैं, वह जम्बू द्वीप से बहुत दूर हैं। उस राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण बसते हैं। वे सूर्य उपासक हैं। उनके 18 कुल वेदपाठी हैं। उन्हीं को शक भी कहते हैं। महाभारत से भी इसकी पुष्टि होती है। महाभारत में भी वर्णन है इनके बारे में। इस विवरण से शाक द्वीप में मंग लोगों द्वारा निवास तथा शासन करने की स्पष्ट चर्चा है। अफ्रीका में पाए जाने वाले झूलू लोग जल्ल वंश के क्षत्रियों की संतानें हैं। प्रोफेसर टेलर ने अपने ग्रंथ ओरिजिन ऑफ आयर्न्स ग्रंथ में ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जिससे वर्तमान यूरोपियन नस्ल का आर्य रक्त के साथ मंगोल जाति वाली महिलाओं का संकरण होने से उद्भव माना गया है। ऋग्वैदिक इंडिया ग्रंथ में भी इसी तथ्य की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की भरमार है। हॉर्न्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ग्रंथ में भी वर्तमान यूरोपियन नस्ल का विश्लेषण करते हुए यही निष्कर्ष निकाला है कि इस क्षेत्र में बसने वाली आदिम जातियों के साथ एशिया से आए आर्य लोगों का संकरण हुआ और वर्तमान यूरोपियन जातियों की वंश परंपरा विकसित हुई। मैन्युअल ऑफ हिस्ट्री ग्रंथ में यह भषणा नगर रोडेशिया में सिद्ध होता है। वहां सोना भी निकलता था और हाथियों का भी बाहुल्य था।
ऐतरेयी ब्राह्मण में वर्णित मषणाम स्थान यह मषणा ही माना जा सकता है। उस प्रदेश के बिखरे पड़े अवशेष जिस प्राचीन सभ्यता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, यह सम्राट भरत के काल के ही हो सकते हैं। एक संस्कृत श्लोक है जिसका अर्थ है, उस अफ्रीकी क्षेत्र के लोग काले रंग के चौड़े होठ, नाक वाले, कच्चा मांस खाने वाले, शूरवीर और घुंघराले बालों वाले होते हैं। अफ्रीका के रोडेशिया देश में ऐसे खंडहर एवं पुरातत्व प्रमाण पाए जाते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि हजारों वर्ष पहले यहाँ कोई सभ्य जाति आ गई थी। यूरोपियनों और अरबों के पहुंचने पर वहाँ विकट वन्य प्रदेश ही फैला पड़ा था और उनमें आदिम जातियां ही रहती थी। यह खंडहर जिस काल की साक्षी देते हैं उसे भारतीयों के अफ्रीका प्रवास का काल कह सकते हैं। ऐतरेयी ब्राह्मण के 39वें अध्याय में एक ऋचा आती है जिसका अर्थ होता है, सम्राट भरत ने मषणार देश में स्वर्ण आभूषण से सजे हुए सफेद दांत वाले 107 हाथियों के झुंड का दान किया। भविष्य पुराण में भी कई अवतरण ऐसे हैं जिसका अर्थ है, कण्व ऋषि मिस्र देश गए, वहां उन्होंने 10,000 म्लेच्छों को सुसंस्कृत बनाया। इनमें से कुछ को वैश्य, कुछ को शूद्र और कुछ को क्षत्रिय की संज्ञा दी गई। उमेश चंद्र विद्या रत्न कृत मानवेर आदि जन्मभूमि नामक बंगला ग्रंथ में ऐसे अनेक आधार प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें चीन, जापान, वर्मा, श्याम आदि देशों में बसने वाली मंगोल जाति का उद्भव आर्य जाति से होना सिद्ध किया गया है। जलवायु और भूमि की विशेषता तथा उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के संसर्ग के गोल चेहरे, चपटी नाक, पीला रंग, तिरछी आंखों की आकृति जैसा अंतर आ गया। मंगोलियन वस्तुतः कोई स्वतंत्र जाति नहीं, वरन आर्य रक्त का ही संकरीकरण तथा जलवायु के आधार पर उत्पन्न हुई यत्किंचित परिवर्तन है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, मलय देश में सुखी, समुन्नत और सुविस्तृत लंका नामक महानगरी लंका थी। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, यव द्वीप 7 राज्यों में विभक्त सुशोभित था। वायु पुराण में कहा गया है, अंग द्वीप, यव द्वीप, मलय द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, वाराह द्वीप, यह सब भारत के ही अनुद्वीप यानी कि उपनिवेश हैं। वे बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हैं। राजनिघंटु में वैश्य वर्ण के देश देशांतरों में बसे हुए वर्गों के कई नाम गिनाए गए हैं, जिसमें व्यवहर्ता यानी कि बोहरे, विट, वार्तिक, पणिक और वणिक यह वैश्य वर्ग ही हैं।
इस क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय भाषाओं में अभी भी संस्कृत शब्दों की भरमार है। इतिहास वेता वेरोडल किथ के अनुसार मेसोपोटामिया के एक राजा दशरथ थे। दूसरा एक राजा हरि भी हुआ है। इस क्षेत्र पर शासन करने वाला वंश खत्री था, जो क्षत्रिय का अपभ्रंश है। भारत के पंजाब प्रांत में क्षत्रिय को खत्री अभी भी कहते हैं। खत्री पंजाब में बसी एक प्रसिद्ध जाति है। एशिया माइनर एवं नियर ईस्ट के नाम से माने जाने वाले क्षेत्र में फारस, मेडिटेरेनियन सागर, अरब, मेसोपोटामिया क्षेत्र आते हैं। सीरिया से पूर्व को लगा हुआ फिनिशिया है। बेबीलोनिया उसके दक्षिण में ही, चाल्डिया भी यही है। इस समूचे क्षेत्र में किसी समय भारतीय संस्कृति का बोलबाला था। यहाँ पण्य जाति निवास करती थी, जो भारत के पांड्य वर्गीय वैश्यों को ही एक उपजाति थी। यह लोग व्यवसाय का उद्देश्य लेकर वहां गए थे। चोल वंश के लोग भी उस क्षेत्र में बसे थे और नौकायन व्यवसाय में प्रवीण थे। यह चोल वंश दक्षिण भारत से वहां जाकर बसा था। हिस्टोरियन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ग्रंथ में बेबीलोनिया के प्राचीन निवासियों को भारतीय वंश का ही माना गया है। वे लोग भारत के पूजे जाने वाले देवताओं की ही आराधना करते थे। विद्वान पीकॉक लिखित इंडिया इन ग्रीस ग्रंथ में जो प्रमाण और आधार प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि मिस्र के प्राचीन निवासी अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे और अपने को आदि मनु की संतान मानते हैं। सूर्य देवता उनका उपास्य था। कर्नल अल्काट ने थियोसॉफिस्ट में यह प्रमाणित किया था कि अब से कोई 8000 वर्ष पहले भारतवासी मिस्र पहुंचे और उन्होंने उस क्षेत्र को एक उपनिवेश की तरह बनाया। इतिहासवेताओं का कथन है कि ईरान, सीरिया आदि मध्य पश्चिमी एशिया में बसे हुए आर्य लोग समीपवर्ती छोटे से समुद्र को पार करके अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचे और उन्होंने वहां बसने तथा सभ्यता विस्तार का उपक्रम चलाया। रामानुज संप्रदाय के आदि संस्थापक यवनाचार्य थे। वे अरब से भारत आए थे। उन दिनों भारतीय विद्वान ब्राह्मण अरब क्षेत्र में भी निवास करते थे। विद्वान विल फॉर्ट का इस संबंध में एक प्रमाणित लेख एशियाटिक रिसर्चेस के भाग 10 में छपा है। उन्होंने सिद्ध किया है कि यवनाचार्य का जन्म अरब में ब्राह्मण वंश में हुआ। वे अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय में पढ़े थे और धर्म प्रचार के लिए भारत आए थे। महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी। आज का कंधार ही
प्राचीन काल का गांधार हैं। पंचतंत्र में कौलिक की प्रेयसी चीना नामक लड़की का वर्णन है, वह चीन देश की थी। महाभारत मीमांसा ग्रंथ के लेखक राय बहादुर चिंतामणि विनायक वैद्य ने अनेकों प्रमाण प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया है कि कंधार, गजनी, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कलात आदि भारत की उत्तरी सीमा से लगे हुए क्षेत्र को भारतीयों ने ही बसाया और समुन्नत बनाया था। स्पष्ट है कि धर्म प्रचार के लिए शासन सत्ता की स्थापना, शिक्षा, कला, कौशल, प्रशिक्षण के लिए शिक्षा, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि में जानकारी देने के लिए सुयोग्य मनीषी बड़ी संख्या में समस्त संसार में जाया करते थे। यह जहां अपनी अधिक आवश्यकता समझते थे वहां रुक जाते थे। भारतीय सभ्यता का विस्तार इसी आधार पर फैला है। एक कारण यह भी था कि किन्हीं अपराधों के कारण देश निकाले का दंड पाए हुए लोग इस देश में चले गए और वहां जाकर बस गए। इन लोगों ने भी उन देशों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया। सेवा भाव से गए हुए अथवा बहिष्कृत, क्षुब्ध, रुष्ट होकर गए हुए लोग विदेशों में बस गए। उनकी पीढ़ियां क्रमशः वहीं के लोगों में घुलती गई। जब तक भारत के साथ उनका संपर्क रहा, आते जाते रहे अथवा इस देश के धर्म प्रचारक वहां पहुंचकर उपयुक्त मार्गदर्शन करते रहे, तब तक उनकी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। पर जब से संबंध सूत्र ढीले हो गए और स्थानीय लोगों में ही वे अधिक घुलते गए, तो उनकी संस्कृति भी वहां जैसी ही बन गई। इन लोगों पर भारत के संस्कार कम रह गए और उसी देश की परंपराओं में वे ढल गए। ऐसे लोगों की संसार भर में बहुत बड़ी संख्या रही है। इतिहासकार प्रोफेसर हीरन ने चीन निवासियों के अति प्राचीन उद्भव स्रोतों का वर्णन करते हुए लिखा है कि चीन को भारत का ही विकास विस्तार कहा जा सकता है। स्कंद पुराण में राजवंशों का वर्णन करते हुए तुर्वसो मननः जनाः वाक्य आता है। यवनों की उत्पत्ति तुर्वस से हुई, जो राजा ययाति का पुत्र था। पिता से अनबन होने के कारण वह देश छोड़कर अन्यत्र चला गया था। इसी प्रकार शक जाति की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है, नरिष्यन्तः शकाः पुत्राः। शक राजकुमार से शक जाति उत्पन्न हुई। यह शक राजा इक्ष्वाकु का पौत्र था। मिस्र, ग्रीक, चीन आदि देशों के निवासी प्राचीन काल में यवन एवं शक नाम से संबोधित किए जाते थे, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में भी आता है। धीरे धीरे क्रिया लोप हो जाने से, ब्राह्मणों का संपर्क टूट जाने से संसार में फैली हुई क्षत्रिय जातियां वृषल और दस्यु बन गई। पौंड्र, औंड्र, द्रविड़, कंबोज, यवन, शक,
दरद, खस आदि जातियां इसी प्रकार बनी। वे आर्य भाषा भूलकर म्लेच्छ भाषा तथा परंपरा अपना बैठी। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया है कि पारसी लोग फारस में जाकर बसने से पूर्व भारत के ही निवासी थे। ईरान में बसने वाले भारत से ही वहां पहुंचे थे। ईरान शब्द को भाषावेताओं ने आर्यान शब्द का अपभ्रंश माना है। अरब देशों में पाई जाने वाली शक जाति व्रतहीन ब्राह्मणों से उत्पन्न है। मनुस्मृति के अनुसार पतित बहिष्कृत ब्राह्मणों की कई जातियों में से एक शेख भी कही जाती थी। ऐत्रेयी ब्राह्मण 7/4/18 का अर्थ होता है अनुचित आचरण के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया। वे अन्यत्र चले गए और उनसे आंध्र, पुंड्र, शवर, पुलिंद आदि जातियां उत्पन्न हुई। मनुस्मृति में पतित क्षत्रियों से उत्पन्न जातियों का उल्लेख करते हुए उन्हें किराताहा, यवनाहा, शकाहा के वर्णों में गिनाया गया है। महाभारत में लिखा है, शक, यवन, कंबोज, पारद, पल्लव, कौल, नाग, दर्भ, चोल आदि जातियां बहिष्कृत क्षत्रियों से ही बन गई। कहीं कहीं तो यह विदेश गए भारतीय बहुत अच्छी स्थिति में बने रहे, किंतु कहीं परिस्थितियों ने बहुत ही गई गुजरी स्थिति में डाल दिया। वे वनवासियों की स्थिति में जंगलों में जाकर रहने लगे। कहीं कहीं खाना बदोशों के रूप में उन्हें भ्रमणशील जीवन अपनाकर अपना निर्वाह करना पड़ा। ई. मार्सडन, नॉरिस, मैनिंग, जॉन हट, रोस्ट, क्लैडविल आदि विश्व प्रसिद्ध पुरातत्ववेता इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों का मूल भारत है। भारतीय लोग ही चिर प्राचीन काल में जाकर वहां बसे थे और सुविधा साधनों के अभाव में पिछड़ते हुए वर्तमान आदिवासी स्थिति में आ पहुंचे। अब से कोई 1000 वर्ष पूर्व भारत के कुछ धर्म प्रचारक अपने परिवारों सहित विश्व के कोने कोने में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए, धर्म सृजन के लिए निकले थे। उन्होंने जन्मभूमि का मोह छोड़ा और समस्त विश्व को अपना घर और समस्त मानव परिवार को अपना परिवार माना। उन्होंने जहां आवश्यकता और अनुकूलता देखी वहीं बसते और बढ़ते चले गए। इन भ्रमणशील वर्गों की एक जाति ही बन गई जिसे अब रोमनी के नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। इसका अस्तित्व अब भी ईरान, तुर्की, मिस्र, अमेरिका, सोवियत संघ तथा यूरोप के कितने ही देशों में पाया जाता है। ठंडे शीत देशों में जहां आमतौर से लोग गोरे रंग के होते हैं, वहां रोमनी वंश के लोग अब भी
भारतीय नखशिख एवं प्रकृति के होते हैं। उनकी अपनी विशेषताएं हैं जो स्थानीय निवासियों से सर्वथा भिन्न स्तर की दिखाई देती हैं। इनका रंग भी गोरों की तुलना में काफी काला मटमैला होता है। उन्हें भारतीय मूल का मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। इतिहास पुराण के पृष्ठ उलटने से हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि किसी समय भारतीय समस्त विश्व में अपना संपर्क बनाए हुए थे और विभिन्न क्रियाकलापों से संसार के बहुत बड़े क्षेत्र की सेवा सहायता कर रहे थे। जड़ सूख जाने से पत्तों का सूख जाना भी स्वाभाविक है। भारत कमजोर हुआ तो यहाँ से विदेशों में गए लोग भी संबंध सूत्र ढीला हो जाने अथवा टूट जाने से वहीं के निवासी बन गए। स्थानीय धर्म परंपरा एवं संस्कृति अपनाकर वहीं के निवासी बन गए। आज भी हमें दूर देशों में यही वीराने बने हुए अपने बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए दिख सकते हैं। पार्ट 5 समाप्त।